एक डिलीवरी बॉय हूँ और मेरी हर डिलीवरी की कीमत 10 लाख रुपए है। फिर भी लोग इसे महंगा नहीं समझते, बल्कि मुझे काम देने के लिए 1 करोड़ तक की बोली लगाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे करने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके लिए एक छोटा सा काम कर दूं। मैं पहले एक साधारण डिलीवरी बॉय था, जब तक कि 15 जुलाई के उस दिन मुझे एक ऑर्डर नहीं मिला। उस अजीबोगरीब ऑर्डर को लेने के बाद मैं डिलीवरी की दुनिया का लेवल गॉड बन गया। उस दिन एक ग्राहक ने कुछ ग्रिल्ड कबाब, शाओकाओ, एक बोतल फ्लाइंग ड्रैगन ताई शराब, सिगरेट का एक पैकेट और एक लाइटर ऑर्डर किया था। जब मैंने सामान खरीदा और डिलीवरी के लिए तैयार हुआ, तब मेरा ध्यान ऑन ऑर्डर के नोट्स पर गया, जो काफी अजीब थे। नोट्स में लिखा था, लिफ्ट में घुसने के बाद चौथी मंजिल का बटन लगातार 4 बार दबाएं। आगे के कुछ शब्द सिस्टम द्वारा सेंसर सितारों के रूप में कर दिए गए थे। मुझे लगा कि कोई संवेदनशील शब्द होगा जिसे सिस्टम ने हटा दिया है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मंजिल पर पहुंचकर जैसे ही मैं लिफ्ट में घुसा, मैंने 4 बार 4 नंबर का बटन दबाया। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई सनक थी, बल्कि मैं उन अजीब ग्राहकों से तंग आ चुका था। अगर मैंने उनकी शर्त नहीं मानी और उन्होंने बैड रेटिंग दे दी तो मेरा भारी नुकसान हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने चौथी बार बटन दबाया, सामान्य रूप से ऊपर जाती लिफ्ट अचानक नीचे गिरने लगी। भारहीनता, वेटलेसनेस के एक झटके के बाद एक जोर की आवाज हुई और लिफ्ट रुक गई। मेरे पैर कांपने लगे। मुझे लगा कि कोई सनकी मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं उस व्यक्ति से बहस करने के लिए लिफ्ट से बाहर निकला, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही मेरे सामने का नजारा पूरी तरह बदल गया। मेरे सामने इमारतों और गलियों का एक अंतहीन सिलसिला था। कुछ आधुनिक थी तो कुछ प्राचीन। आसमान मटमैला और धुंधला था। वहाँ आने जाने वाले लोगों को देखा तो उनके कपड़े भी अजीब थे। कोई चीनी पारंपरिक हानफू में था, कोई चीपोंग में तो कोई माओ सूट में। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरे रोंगटे खदड्डे हो गए। उन सबके चेहरे इतने सफेद थे कि उनमें खून का नामो निशान नहीं था। भ्रम है, ये पक्का एक भ्रम है। मैंने खुद को दिलासा देते हुए पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की। तभी एक बर्फीला हाथ मेरे कंधे पर पड़ था। ये मेरा ऑर्डर है, लाओ मुझे दो। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को था। मैं डरते डरते पीछे मुद्दा। सामने 40 साल के आसपास का एक अधेदाज आदमी खड़ा था। उसके बाल और कपड़े तो आधुनिक थे, लेकिन उसका चेहरा कागज जैसा सफेद था। मैं चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। चिल्लाओ मत, अब आ ही गए हो तो शांत रहो। उस आदमी ने सीधे पैकेट खोला और कबाब खाने लगा। फिर उसे थूक दिया। उसने शराब का घूंट भरा, उसे भी थूक दिया और उसकी आंखों में एक पुरानी यादों वाली चमक आ गई। वह बहुत आनंदित दिख रहा था। मैं डर के मारे लगभग रोने लगा और गिड़गिड़ाया, भाई साहब, मुझे डिलीवरी का पैसा नहीं चाहिए, सामान भी आपका हुआ, बस मुझे जाने दो। छोटे भाई, ऐसा नहीं होता। मुफ्त का माल अच्छा तो लगता है, लेकिन इससे कर्मों का कर्ज कर्मा चरक जाता है। अगर मैंने तुम्हारा हक मारा तो शायद मेरा पुनर्जन्म भी ना हो पाए। इतना कहकर वह आदमी मेरे पास बैठ गया। एक सिगरेट सुलगाई और एक लाइटर के साथ सिगरेट मुझे भी थमा दी। लो, एक कश मारो, डर कम होगा। मेरी मुस्कुराहट रोने जैसी थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने अपना लेटेस्ट आईफोन निकाला और आह भरते हुए कहा, यह यिंजियान नरक पर लोक है। मुझे सिगरेट की तलब लगी थी और कुछ अच्छा खाने का मन था। मैंने सोचा कि जो फोन लोग यहाँ मेरे लिए जलाते हैं उससे कोशिश करूं, और देखो, डिलीवरी लग गई। उसे बेटे को पाल पोस कर बड्ढा करना बेकार नहीं गया। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा तो पॉपकॉर्न हो गया। एक डिलीवरी के चक्कर में मैं खुद को परलोक ले आया था। मैंने थरथराते हुए पूछा, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? उस आदमी ने गंभीर होते हुए कहा, अगर तुम यहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुके तो वापस जा सकते हो। तुम्हारी यांग ऊर्जा, जीवित ऊर्जा बहुत प्रबल है। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। समय कम है, मेरी बात सुनो। मेरा नाम सू तुकियांग है। मैंने अपनी आधी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं छोड़ा, सिवाय अपनी पत्नी और बच्चे के। जवानी में मैं एक नीच इंसान था, कर्ज छोड़कर भाग गया था। बाद में मैंने नाम बदला और एक बद्दे होटल का मालिक बन गया, लेकिन मैं कभी उनके पास वापस नहीं गया। मेरी एक नई प्रेमिका भी बन गई थी, लेकिन अंत में एक कार दुर्घटना में मेरी मौत हो गई। सू तुकियांग ने ठंडी सांस ली और आगे कहा, मरने से पहले मुझे पता चला कि वे लोग आज भी मेरे छोड़े हुए कर्ज को चुकाने के लिए धमकियां झेल रहे हैं। उनकी जिंदगी बहुत तंगहाली में बीत रही है। मैंने उनके लिए गुपचुप तरीके से एक अलग अकाउंट में 10 लाख रुपए बचाए थे, लेकिन उन्हें देने से पहले ही मैं मर गया। अपना QR कोड निकालो। मैंने कांपते हाथों से कोड दिखाया। लो, पूरे 10 लाख एक साथ नहीं जा पाएंगे। उसकी आवाज और गंभीर हो गई। इसमें से 9 लाख तुम्हें उन्हें सौंपने हैं, बाकी के 1 लाख तुम्हारी डिलीवरी फीस है। अगर तुम्हें कम लगे तो हम बात कर सकते हैं। अगर तुम ज्यादा मांगोगे तो भी मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई रास्ता नहीं है। 1 लाख रुपए डिलीवरी फीस। मैं दंग रह गया, पर उस वक्त बहस करने की हिम्मत किसमें थी? मोबाइल में सिग्नल नहीं थे, तो मुझे पता नहीं चला कि पैसे सच में आए या नहीं, पर मैंने उसकी बात मान ली। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा? मैंने पूछा। सू तुकियांग राक्षस जैसी मुस्कान के साथ हंसा। क्या तुम यहाँ आकर मेरा साथी बनना चाहते हो? मैं तुरंत भीगी बिल्ली बन गया और कसम खाई, मैं वादा करता हूँ, एक पैसा भी इधर उधर नहीं करूंगा। फिर मैंने पूछा, मैं आपकी बेटी को कैसे पहचानूंगा? उसने बताया, उसका नाम सू यिनरान है। वह झोंगहाई यूनिवर्सिटी में मेडिकल के 3रे साल में है। वह तुम्हें धोखेबाज समझ सकती है, इसलिए उसे यह बताना। यिनरान के बाएं सीने के नीचे जन्म से ही एक छोटा सा लाल तिल है और उसके कूल्हे पर जलने का एक निशान है, जो बचपन में लुका छिपी खेलते वक्त चूल्हे से लग गया था। ऐसी निजी बातें कोई बाहरी इंसान नहीं जान सकता। मैं कूल्हा बद्धा है या मेरा मतलब है किस तरफ? दाहिनी तरफ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे। नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। मैं बिना पीछे मुद्दे लिफ्ट की तरफ भागा। जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर पहुंचा, मेरे फोन में सिग्नल वापस आ गए। लगातार वाइब्रेशन के साथ मेरे कानों में सिक्कों के गिरने की वह सुरीली आवाज गूंजी। मैंने कांपते हुए स्क्रीन देखी। सू तुकियांग ने आपको 1000 रुपए भेजे हैं। मैंने अपनी आंखें मली। 10 लाख, ये इतना पैसा था जिसे कमाने के लिए एक डिलीवरी बॉय को 10 साल घिसना पड़ दिया था। अगर मैं ये रख लेता तो मेरी जिंदगी संवर जाती, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और ईमानदारी का फैसला किया। मुझे अंतर ज्ञान हो रहा था कि अगर मैंने एक पैसा भी फालतू लिया तो मेरी मौत पक्की है। डर तो था, लेकिन अब मुझमें एक अलग ही उत्साह और उम्मीद थी। वह सू यिनरान झोंगहाई यूनिवर्सिटी में थी और मैं ठीक उसी तरफ जा रहा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड लुलू से मिलने गया। वह पढ़ाई में व्यस्त थी और कई दिनों से मुझसे नहीं मिली थी। जब मैं झोंगहाई विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने अपनी प्रेमिका यांग लू को सड़क के किनारे खड़े देखा। उसके मासूम और प्यारे चेहरे पर इंतजार के भाव थे और वहां से गुजरने वाले लड़के उसे मुड़ मुड़ कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। मैं आगे बढ़ा और कहा, लुलू, क्या इसे ही दिलों का मिलन कहते हैं? बिना बताए ही तुमसे मुलाकात हो गई। मैं कार से उतरा, फूलों का गुलदस्ता यांग लू के सामने किया और उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मेरा हाथ खाली रह गया। यांग लू एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब मैं बहुत पैसा कमाने वाली हूँ और तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन यांग लू ने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारे इन चंद कौड़ियों के दम पर तुम मुझे पालोगे? ये कहते हुए यांग लू ने सामने से आती एक स्पोर्ट्स कार की ओर इशारा किया। क्या तुम्हारे साथ रहकर मैं कभी ऐसी कार में बैठ पाती? अब मैं बैठ सकती हूँ, तो फिर तुम्हारे साथ समय बर्बाद क्यों करूँ? यह अपमानजनक बात कहकर यांग लू उस मुस्कान के साथ, जो कभी सिर्फ मेरे लिए थी, स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ गई। कार रुकी और उसमें से एक रईस दिखने वाला युवक उतरा। यांग लू ने बड़े प्यार
से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। ये नजारा देखकर मेरा सीना गुस्से और दुख से फटने लगा। पास ही खड़े तमाशा देख रहे एक मोटे लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई फूल तो बेकार गए, उसकी खूबसूरती क्लास फ्लावर लेवल की है, वह तुम जैसे डिलीवरी बॉय को क्यों घास डालेगी? जानते हो वह कौन है? मशहूर छात्र संघ अध्यक्ष चेन तियानमिंग, एक रईस बाप की औलाद। एक और जूनियर लड़की हाथ से निकल गई। तभी चेन तियानमिंग ने देखा कि मैं फूल लिए उन्हें घूर रहा हूँ। उसने यांग लू से पूछा, क्या तुम इस डिलीवरी वाले को जानती हो? यांग लू ने कहा, बस एक हाई स्कूल का क्लासमेट है, ज्यादा जान पहचान नहीं है। तो फिर चले? चेन तियानमिंग ने कार का दरवाजा खोला और दूसरे हाथ से कुछ हिलाकर मुझे दिखाया। वह होटल का रूम कार्ड था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे याद आया कि हाल ही में जब भी मैं मिलने को कहता, वह पढ़ाई का बहाना बना देती थी। तो वह पढ़ाई यहाँ चल रही थी। मुझे याद आया कि मैंने कसम खाई थी कि शादी से पहले उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। शांत होने के बाद मैंने उस मोटे लड़के से पूछा, क्या तुम सुयनरान को जानते हो? गर्लफ्रेंड तो गई, पर अब काम नहीं रुकना चाहिए। मैं बस सुतुकियांग का काम पूरा करके इस दुख भरी जगह से निकलना चाहता था। मोटा लड़का मेरी बात सुनकर अपनी हिलार से खांसने लगा। मैंने सही सुना ना? तुम सुयनरान के बारे में पूछ रहे हो? वह तो उन 4 अजूबों में से एक है जिसे चेन शाओ जैसा बंदा भी नहीं पटा पाया। मेरे पास समझाने का समय नहीं था। मैंने कहा, क्या तुम रास्ता दिखा सकते हो? लड़के ने व्यंग्य से कहा, जरूर। इस वक्त यिनरान देवी कैंटीन में खाना खा रही होंगी। कुछ देर बाद हम कैंटीन पहुंचे। मोटे लड़के ने शीशे के पार एक सुंदर आकृति की ओर इशारा किया। वही यिनरान देवी है। याद रखना, उनके पीछे बड़े बड़े रईस और अधिकारी पड़े हैं। वह चेन अध्यक्ष भी उनके सामने कुछ नहीं है। अगर अभी भागना चाहो तो भाग जाओ, वरना किसी बॉडीगार्ड के हाथों पिट गए तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे सुयनरान की ओर चल दिया। करीब से देखने पर उसका चेहरा किसी तराशे हुए कीमती पत्थर जैसा था। मुझे शक हुआ कि क्या सुतुकियांग जैसा आदमी इतनी सुंदर बेटी पैदा कर सकता है। पास बैठी उसकी सहेली शुए शानशान ने नफरत से कहा, कब से घूर रहे हो? देख लिया, हमारी यिनरान सुंदर है और अपनी औकात देखो और यहाँ से दफा हो जाओ। माफ करना, मैंने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, सुयनरान मेरे साथ बाहर चलो, हमें अकेले में कुछ बात करनी है, वाकई जरूरी काम है। इससे पहले कि सुयनरान कुछ कहती, शुए शानशान ने चाकू की तरह अपनी चॉपस्टिक्स पकड़ी और चिल्लाई, पागल हो क्या? 3 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाओ। मेरा पहले ही ब्रेकअप हुआ था और मैं गुस्से में था। ऊपर से ये गाली सुन ली। मैंने कहा, ये तुम्हारा मामला नहीं है, चुप। तभी शुए शानशान चीखी, बचाओ, कोई बुरा आदमी यिनरान के साथ बदतमीजी कर रहा है। पलक झपकते ही लड़कों की भीड़ जमा हो गई। हिलना मत, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शुए शानशान ने सुयनरान को भीड़ से बाहर खींचना शुरू किया। मुझे लगा कि अगर यिनरान चली गई तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। अकेले बात करने का कोई मौका नहीं था, तो मजबूरी में मैंने चिल्लाकर कहा, सुयनरान क्या तुम्हारे पास एक लाल मस्सा है? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बाईं तरफ, छाती के थोड़ा नीचे और जांघ से ऊपर कमर के पास आधा इंच लंबा जलने का निशान। क्या वह बचपन में चूल्हे से नहीं जला था? सुयनरान का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये बातें किसी अजनबी ने सरेआम कह दी थी। वह शर्म और घबराहट से लाल हो गई। वह तुरंत मेरे पास दौड़ी और अपने कोमल हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया। उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, अब और मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलने को तैयार हूँ। पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया। मैं भी दंग रह गया। उसके हाथों की खुशबू बहुत अच्छी थी। चलो जल्दी यहाँ से चलो। सुयनरान वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी और मेरा हाथ पकड़कर बाहर खींच ले गई। शुए शानशान की आंखें फटी की फटी रह गईं। यिनरान तुम कहाँ जा रही हो? सुयनरान ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। मैं इसके साथ कुछ निजी बात करने जा रही हूँ। कैंटीन में धमाका सा हुआ। अरे वह डिलीवरी वाला कौन है? यिनरान देवी ने उसके मुंह पर हाथ रखा। इसका मतलब उन्होंने उसके हाथ चूमे? वह लाल मस्सा और निशान का क्या चक्कर है? बाहर वह मोटा लड़का अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को थप्पड़ मारा। ये सपना तो नहीं है, ये डिलीवरी वाला तो कमाल का निकला। कुछ ही देर में सुयनरान मुझे केटीवी ले गई और एक प्राइवेट रूम बुक किया। अंदर जाते ही उसने सावधानी से पूछा, उन बातों का क्या मतलब था? मैंने धीमी आवाज में कहा, अब यहाँ कोई नहीं है तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सुयनरान गुस्से से कांप रही थी। कौन तुम्हारे साथ अपना है? अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगी। मैंने हवा में उसकी बाईं छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ एक लाल मस्सा है। सही कहा ना? फिर मैंने अपने कूल्हे की ओर इशारा किया। और बचपन में छुपम छुपाई खेलते समय तुम वहाँ चूल्हे से जल गई थी। बताओ मुझे ये सब कैसे पता? मैं सोफे पर बैठ गया और सिर उठाकर कहा, मेरा नाम वांग यांग है। सुतुकियांग ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। उसे लगा कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, इसलिए उसने प्रमाण के तौर पर मुझे ये बातें बताई। सुयनरान का सुंदर शरीर कांप उठा। सुतुकियांग पिता की उसकी यादें केवल 8 साल की उम्र तक सीमित थीं। एक दिन वह घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद अक्सर लोगों की टोली घर में घुसकर तोड़फोड़ करती थी और धमकी देती थी कि वे माँ बेटी को गलत धंधे में धकेल देंगे। अब उसकी माँ 4 जगहों पर काम करती है ताकि बेटी की पढ़ाई और घर का खर्च चलाने के अलावा कर्ज भी चुका सके। इसी साल सारा कर्ज खत्म हुआ था, इसलिए वह सुतुकियांग से नफरत करती थी। पुरानी यादों ने उसके घावों को हरा कर दिया और सुयनरान फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया और उसकी पीठ थपथपाते हुए धीरे से कहा, अरे थोड़ा धीरे रो, वरना लोग समझेंगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। सुयनरान और भी तेज रोने लगी। सुतुकियांग खुद मेरे सामने क्यों नहीं आता? वह मर चुका है एक कार एक्सीडेंट में, लेकिन मरने से पहले उसने तुम्हारे लिए पैसे बचाए थे, 9,09,000। सुयनरान की आंखों में नफरत थी। मुझे उसका एक पैसा भी नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया। अगर तुम नहीं लोगी तो मेरी जान का क्या होगा? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम कितनी भी सुंदर हो, मैं तुम्हारा गुलाम सिंपिंग नहीं हूँ। मैं उसे और लाड नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। सुयनरान ने अपना गाल पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। बेवकूफ हो क्या? अपने घर की हालत नहीं दिखती? तुम अभी जवान हो, पर अपनी माँ के बारे में सोचा है? वैसे भी ये पैसा तुम्हारी माँ ने चुकाया था, तो ये समझ लो कि वह तुम्हारी माँ का पैसा लौटा रहा है। मैंने अपना फोन निकाला और धमकी दी, नंबर क्या है? अगर पैसे नहीं लिए तो मैं तुम्हारी ये सारी निजी बातें प्राइवेसी लीक कर दूंगा। इसके बाद मैंने उसे फ्रेंड लिस्ट में जोड़ा और पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही मैं मुड़ने लगा, सुयनरान ने मुझे रोक लिया और गुस्से में कहा, मुझे थप्पड़ मारा और अब जा रहे हो? कल पूरे दिन तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। मैं ठिठक गया। मैं मना करता हूँ। क्या तुम कोई धोखेबाज रेड फ्लैग लड़की हो? अगर हमेशा के लिए होता तो शायद मैं सोचता। आज ही मेरा ब्रेकअप हुआ है, कल फिर से डंप होना नहीं चाहता। और तुम तो स्कूल की गॉडेस हो, एक इशारे पर लड़कों की लाइन लग जाएगी। सुयनरान ने लाचारी से कहा, कल एक बूढ़े प्रोफेसर का जन्मदिन है जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है। वहाँ एक ऐसा लड़का आने वाला है जिससे मुझे नफरत है। सुना है वह प्रोफेसर के जरिए हमारे रिश्ते की बात चलाना चाहता है। तुम कैंपस
बस के बाहर के हो तो कोई पहचान नहीं पाएगा, प्लीज मान जाओ ना। उसकी उदास आंखों को देखकर मैं मना नहीं कर पाया और मान गया। अगर उसकी समस्या हल हो गई तो मुझे वे 10 लाख भी सुकून से मिलेंगे। तो कल मिलते हैं। सुयनरान मुस्कुराते हुए चली गई। मेरे फोन पर ढिंग की आवाज हुई। वही जाना पहचाना स्वर फिर से आया। सिस्टम ने नया ऑर्डर दिया था, लेकिन यह बहुत अजीब था। ऑन ऑर्डर पर लिखा था 1 बोतल माउताई शराब और 2 गिलास लाओ, बदले में तुम्हें 10 मिलियन 1 करोड़ की वैल्यू के शेयर मिलेंगे। पता, पास की किसी भी लिफ्ट में जाकर चौथी मंजिल का बटन लगातार 4 बार दबाओ। मुझे समझ आ गया कि यह फिर से पाताल लोक अंडरवर्ल्ड का ऑन ऑर्डर है। 1 करोड़। मैं उछल पड़ा। मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं तुरंत केटीवी से निकला, दौड़कर अपनी मोटरसाइकिल पर पहुंचा और मॉल से फीतियन माउताई की एक बोतल लेकर लिफ्ट की ओर भागा। जब सब बाहर निकल गए तो मैंने बेसब्री से 4 नंबर का बटन 4 बार दबाया। लिफ्ट की स्क्रीन पर अजीब कोड दिखने लगे। फोन का सिग्नल गायब हो गया। एक झटके के बाद दरवाजा खुला। बाहर निकलते ही मुझे फिर से वही विचित्र इमारतें दिखी। सुतुकियांग सामने से आ रहा था। उसके साथ एक शानदार कपड़ों वाला और भारी पेट वाला आदमी झोंग मियान भी था। मैंने सुतुकियांग से मुस्कुराकर कहा, 9 लाख मैंने सुयनरान को भेज दिए हैं। सुतुकियांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा हिसाब पूरा हुआ। शुक्रिया। देखा पुराने चेन, मैंने कहा था ना कि मैं ऊपर से बाहर का खाना डिलीवरी मंगवा सकता हूँ। सुतुकियांग ने फिर मेरा परिचय कराया। यह चेन होंगफेई है, जोंघाई शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन। इसकी करोड़ों की इंटीरियर कंपनी है। जल्दी करो भाई, शराब खोलो। चेन होंगफेई ने माउताई ली, 2 गिलास भरे और फिर सीधे बोतल से ही एक बड़ा घूंट लिया। उसने उसे थूका और आंखें बंद करके स्वाद का आनंद लिया। इसे पाताल लोक में जुबान से छकना कहते हैं। अगर कोई मृत आत्मा सच में जीवित दुनिया की चीजें खा ले तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है। सुतुकियांग ने टोका, पुराने चेन, समय कम है, काम की बात करो और फिर आराम से पीना। हाँ, जरूरी काम। चेन होंगफेई ने एक पता बताया और उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा। वह मेरा घर है। वहाँ जाने के बाद मेरे कपड़ों की अलमारी को छूना और मुझे अपने शरीर में प्रवेश पोजेस करने देना। मैं हक्का बका रह गया। मैंने बहुत सी डरावनी फिल्में देखी थी। क्या शरीर को इतनी आसानी से किसी आत्मा को सौंप देना चाहिए? अगर वह वापस नहीं निकला तो? चेन होंगफेई रोने लगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी मदद करो। मेरी पूर्व पत्नी से मेरा एक ही बेटा है, चेन तियानमिंग। मरने के बाद मुझे यमराज के यहाँ पता चला कि वह मेरा असली बेटा नहीं है। मेरी जिंदगी भर की मेहनत उस नाजायज औलाद के हाथ नहीं जानी चाहिए। मैं अपनी मौजूदा पत्नी को बताना चाहता हूँ कि उसे जायदाद से बेदखल कर दे। बदले में मैं तुम्हें कंपनी के 10% शेयर दूंगा। क्या कहते हो? चेन तियानमिंग। उस कुत्ते का नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठा। स्कूल के गेट वाला नजारा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने गुस्से में चेन होंगफेई का कॉलर पकड़ लिया। बता, क्या तेरा बेटा झोंघाई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट प्रेसिडेंट है? चेन होंगफेई हैरान रह गया। तुम उसे जानते हो? मैंने हाथ छोड़ दिया और ठंडी नजरों से कहा, सिर्फ जानता ही नहीं, आज दोपहर उसने मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे सामने से छीना है और वे होटल गए हैं। चेन होंगफेई गुस्से से पागल हो गया। बाप अब भी मरा है और उसे अय्याशी सूझ रही है। उसे लगा कि अब मैं मदद नहीं करूंगा तो वह गिड़गिड़ाने लगा। भाई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वह तो वैसे भी मेरा खून नहीं है। जब मैं तुम्हारे शरीर में जाऊंगा तो मैं उसे घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाऊंगा। मैंने उसकी आंखों में झांका। सुझाव बुरा नहीं था, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरा शरीर नहीं हड़पोगे? चेन होंगफेई ने दबी आवाज में कहा, मेरी इतनी हिम्मत कहां? मैं बस एक आत्मा हूं। अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा जीवित दुनिया में रहा तो मेरी आत्मा राख हो जाएगी। सुतुकियांग ने भी पुष्टि की, यह सच है। शरीर में प्रवेश करने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो दोनों लोगों के बीच चल सके और आत्मा की सबसे प्रिय चीज को छुए। समय सीमा केवल आधा प्रहर यानी 1 घंटा है। अगर तुम इसकी इच्छा पूरी करने में मदद करोगे तो तुम्हें पुण्य यिन वर्च्यू मिलेगा। जितना ज्यादा पुण्य उतनी अच्छी किस्मत, और मरने के बाद भी तुम्हें ऊंचा पद मिलेगा, या फिर तुम किसी अमीर घर में पैदा होगे। मैंने छुटकी बजाई। ठीक है, सौदा पका। मैं तुम्हें अपने शरीर में आने दूंगा, पर मैं तुम्हारे घर के अंदर कैसे जाऊंगा? चेन होंगफेई खुशी से रो पड़ा। शुक्रिया। मेरी मौजूदा पत्नी का नाम किन शियानयुन है। तुम उसके सामने जाकर एक शादी की कविता सुना देना, वह तुम्हें अंदर आने देगी। कैसी कविता? चेन होंगफेई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चांद को देखूं तो तुम्हारी याद आती है और नीचे देखूं तो वह कुछ अश्लील और निजी संकेत की ओर इशारा करता है। काले मोजे, ब्लैक सिल्क। मेरी बात सुनकर उसने फोन काट दिया। मैंने झेंपते हुए अपना अंगूठा ऊपर किया और मन ही मन खुद को कोसा। फिर मैं वापस लिफ्ट में आ गया। पिछले अनुभव के कारण इस बार मुझे डर नहीं लगा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वह ऊपर बढ़ी, जब खुली तो मैं मॉल की पहली मंजिल पर था। कुछ ही देर बाद मैं चेन होंगफेई के बताए पते मून सिटी पहुंच गया। ये एक मशहूर आलीशान सोसाइटी थी जहां घर देखने के लिए भी बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता था। करोड़ों की संपत्ति के बिना यहाँ प्रवेश नामुमकिन था। जैसे ही मैं अंदर जाने लगा, गार्ड ने मुझे रोक लिया। बाहरी लोगों का आना मना है, डिलीवरी बाहर रख दो। मुझे अंदर जाना है, मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, मैंने शांति से कहा। गार्ड ने मुझे हिकारत से देखा। तेरी बहन यहाँ रहती है तो तू डिलीवरी का काम क्यों कर रहा है? उसने मुझे भगाने के लिए वॉकी टॉकी उठा लिया। द्वारपाल को डिलीवरी वालों से नफरत थी। मैंने पलटकर जवाब दिया, क्या मैं अपनी जिंदगी का अनुभव नहीं ले सकता? बिल्डिंग नंबर 7 फ्लैट हायसोट की किन शियानयुन को फोन लगाओ। अगर वह मेरी बहन निकली और उसने शिकायत कर दी तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। मेरी आत्मविश्वास भरी बातों से गार्ड थोड़ा झिझक गया। उसे लगा कि कोई साधारण डिलीवरी वाला इतना निडर नहीं हो सकता। उसने फोन मिलाया और मुझे थमा दिया। हेलो, कौन है? एक औरत की मदहोश कर देने वाली आवाज आई। यूं दीदी, मैं आपका छोटा भाई हूँ। ये गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। मैंने कहा, छोटा भाई? मैं इकलौती संतान हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। किन शियानयुन फोन काटने ही वाली थी। रुको, क्या तुम उस रात की कविता भूल गई? मैंने जल्दी से कहा। चांद को देखूं तो तुम्हारी याद आती है और नीचे देखूं तो काले मोजे खींचती है। फोन कट गया। मेरा हाथ कांपने लगा। क्या मैंने एक भी शब्द गलत बोला? बनो और नाटक करो। गार्ड ने मजाक उड़ाया। मालिक का रिश्तेदार बनकर घुसने की कोशिश का अंजाम जानते हो? तभी फोन फिर बजा। गार्ड ने देखा कि वही मालकिन का फोन है। उसने उठाते ही कहा, मैम, मैं इस अपराधी को अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से किन शियानयुन चिल्लाई, वह मेरा भाई है, मैंने गलती से फोन काट दिया था। तुमने उसे अपराधी कैसे कहा? उसे अभी अंदर आने दो और उससे माफी मांगो, वरना कल तुम्हारी छुट्टी। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। सॉरी, मैं अभी जाने देता हूँ। वह कांपते हुए मेरे सामने झुक गया। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अंदर चल दिया। थोड़ी देर में मैं चेन होंगफेई के घर के बाहर था। दरवाजा खुलते ही एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक औरत सामने आई, जिसकी उम्र 30 से कम लग रही थी। मैं चकित रह गया। चेन होंगफेई तो 50 के पार थे। ये तो उनकी बेटी की उम्र की थी। किन शियानयुन ने मुझे अजीब नजरों से देखा। तुम्हें वह बात कैसे पता चली? क्या आप ही किन शियानयुन हैं? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। अगर मैं कहूँ कि चेन होंगफेई ने खुद मुझे बताया तो क्या आप मानेंगी? नहीं, उसने कहा। लेकिन जो शब्द तुमने कहे वह किसी और को पता होना नामुमकिन था। अंदर आओ। अंदर जाते ही मेरी नजर मेज पर रखी चेन होंगफेई की तस्वीर पर पड़ी। मैंने अपनी उंगली बढ़ाई और कांपते हुए उस तस्वीर को छुआ। अगले ही पल मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिमाग में एक और साया आ गया है। चेन होंगफेई। उसने मन ही मन कहा, भाई बस मुझे अनुमति दो, मैं तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करूंगा। मैंने राहत की सांस ली कि नियंत्रण अभी भी मेरे हाथ में है। मैंने सोचा, ठीक है, आ जाओ। चेन होंगफेई एक धुंध की तरह मेरे पूरे शरीर में फैल गया।
मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो, लेकिन मेरी पांचों इंद्रियां देखना, सुनना, सूंघना आदि काम कर रही थी। अब अगले 1 घंटे के लिए मेरा शरीर उसका था। किन शियानयुन मुझे हैरानी से देख रही थी। तुम क्या कर रहे हो? जब मैं चेन होंगफेई के प्रभाव में मुड़ा तो मेरी आंखों में उसके लिए गहरा प्यार था। छोटी युन। किन शियानयुन की आंखें फैल गई। मेरा चेहरा वही था, लेकिन हाव भाव और अंदाज बिल्कुल चेन होंगफेई जैसा था। होंगफेई, क्या तुम होंगफेई हो? चेन होंगफेई ने मेरा हाथ उठाकर उसके बालों को सहलाया। मैं ही हूँ। मैं एक जरूरी बात बताने आया हूँ। वह तियानमिंग, वह मेरा खून नहीं है। उस औरत ने किसी और के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। वह गुस्से में चिल्लाया और मेरा हाथ अनजाने में जोर से दब गया। आह, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। किन शियानयुन कांप उठी। क्या वह सच में तुम्हारा बेटा नहीं है? नहीं, अभी उसे फोन करो और आधे घंटे के अंदर यहाँ बुलाओ। चेन होंगफेई अकबबूला था। और कल उसका डीएनए टेस्ट करवाओ। उसका असली बाप कंपनी का ड्राइवर ओल्ड लियू है। किन शियानयुन दंग रह गई। उसे याद आया कि ओल्ड लियू हमेशा चेन तियानमिंग को एक अजीब नजर से देखता था, जैसे कोई मजबूर पिता अपने बच्चे को देख रहा हो। उसने तुरंत चेन तियानमिंग को फोन लगाया और कंपनी के संकट का बहाना बनाकर उसे फौरन घर बुलाया। चेन होंगफेई ने आगे कहा, और यह लड़का वांग यांग जिसने मुझे अपना शरीर दिया है, इसे कंपनी के 10% शेयर देने हैं। मना मत करना, ये कोई साधारण लड़का नहीं है। मेरे जाने के बाद ये कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। किन शियानयुन ने हामी भर दी। इसी बीच ब्लू स्काई होटल के एक शानदार स्वीट में यांग लू घबराई हुई बाथरूम का दरवाजा खोलती है, लेकिन वह सन्न रह जाती है। चेन तियानमिंग बड़ी हड़बड़ी में अपने कपड़े पहन रहा था और वहां से निकलने की तैयारी में था। वह हड़बड़ी में कपड़े पहन रहा था। यांग लू घबरा गई और सफाई देने लगी। तियानमिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा यकीन करो, वह डिलीवरी वाला सिर्फ मेरा क्लासमेट है। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी यूं चाची आंट यून का फोन आया है। वह कह रही हैं कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। मैं वापस आकर तुम्हारे साथ जिंदगी पर बात करूंगा। कुछ ही पलों बाद चेन तियानमिंग बदहवास होकर घर के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही उसने चाबी निकालकर दरवाजा खोला, सामने खड़े युवक को देखकर वह सन्न रह गया। डिलीवरी बॉय की वर्दी का वह चटक रंग उसकी आंखों में चुभ रहा था। यह तो वही है, पक्का वही है, स्कूल गेट वाला डिलीवरी वाला। यूं चाची, मेरे पिता को मरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए। उनकी हड्डियां अभी ठंडी भी नहीं हुई होंगी और आपने यार पाल लिया। आपको डर नहीं लगता कि वह ऊपर से आपको ढूंढने आ जाएंगे? चेन तियानमिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी को ढूंढना ही था तो कम से कम वक्त और इंसान तो सही चुनती। किसी भी ऐरे गहरे डिलीवरी वाले को उठा लाएं। किन शियानयुन ने बिना किसी झिझक के मेरा हाथ थाम लिया और कहा, वह पहले ही मुझे ढूंढने आ चुके हैं। तियानमिंग, यही तुम्हारे पिता हैं। यह सुनते ही चेन तियानमिंग का दिमाग फटने लगा। यह क्या बकवास है? आप मेरी छोटी माँ हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी जंगली आदमी को पकड़ कर ले आई और कहें कि वह मेरे पिता हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? चेन होंगफेई ने मेरा हाथ उठाया और इशारा किया, अंदर आ साले। उस लहजे ने चेन तियानमिंग के दिल को झकझोर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसके पिता कर्मचारियों पर चिल्लाते थे। हिल नहीं रहा। मेरा कीमती वक्त बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? चेन होंगफेई ने बिना कुछ सोचे एक कुर्सी उठाई और उसकी ओर दे मारी। चेन तियानमिंग अभी संभल भी नहीं पाया था कि कुर्सी सीधे उसके चेहरे पर लगी। लकड़ी की वह भारी कुर्सी इतनी जोर से लगी कि वह पीछे की ओर पलट गया। मैंने मन ही मन कहा, जरा हाथ संभाल कर, जान मत ले लेना, वरना मुसीबत में मैं फंसूंगा। चेन होंगफेई ने जवाब देते हुए उसे घसीट कर घर के अंदर खींच लिया। तू भी कम नहीं है। जैसा तूने कहा, मुझे मरे 10 दिन हुए हैं और तू लड़कियां पटाने में लगा है। तेरी इच्छा पूरी हुई, मैं तुझे ढूंढने आ गया हूँ। जानता है तूने इस बार किसकी प्रेमिका पर हाथ डाला है? तुम आखिर हो कौन? चेन तियानमिंग ने खौफजदा होकर मेरी ओर देखते हुए पूछा। पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मैं तेरा बाप हूँ। उसी पल चेन तियानमिंग की नजरों में एक भ्रम पैदा हुआ। उसे मेरा शरीर तो वांग यांग का ही दिख रहा था, लेकिन चेहरा अचानक चेन होंगफेई के सफेद और बेजान चेहरे में बदल गया। पिताजी, पिताजी कहना ही काफी है ना? मुझे डराना बंद कीजिए। घुटनों के बल बैठ। जानता है तेरी गलती क्या है? चेन तियानमिंग या तो मार खाकर सुधर गया था या डर गया था। वह रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। जानता हूँ, मेरी आंखें फूट गई थी। मुझे आपकी पसंद की चीज नहीं छीननी चाहिए थी और न ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए था। ढंग से घुटने टेक और मुझे पापा कह। चेन होंगफेई का आदेश ऐसा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। जैसे ही उसके मुंह से पापा निकला, मेरी हंसी छूटे छूटे बची। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये तो जन्नत जैसा सुकून था। मुझे खुश करने के बाद अब चेन होंगफेई को असली मामला सुलझाना था। उसने नफरत से चेन तियानमिंग की ओर देखा और कहा, आज से तू मेरा बेटा नहीं है। तुझे घर का एक पैसा भी इस्तेमाल करने का हक नहीं है। मेरी सारी संपत्ति सिर्फ शियानयुन और रोरो की है। अब तू यहाँ से दफा हो सकता है।